हेलो बच्चों, आज हम हाजिर है आपके साथ एक बहुत ज़रूरी वीडियो लेकर आए। ठीक है, क्लास 10th कंप्लीट मैथ्स 2022। ये वीडियो अपने दो पार्ट में होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में क्या रहेगा, सारे चैप्टर की थ्योरी एंड फॉर्मूला, सारे के सारे चैप्टर की थ्योरी एंड फॉर्मूला। और पार्ट सेकंड में क्या रहेगा, द मोस्ट important क्वेश्चंस। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे हर चैप्टर के रिगार्डिंग, वो अपन यहीं पे इसी वीडियो में सोल्व भी करेंगे। दो वीडियो देख लिया तो आपके मैथ के पेपर में 80 में से ऑलमोस्ट, अगर ठीक से देखा है, 60 to 70 मार्क्स आने की पूरी संभावना होगी। बस आपको इन दो वीडियो को प्रॉपर तरीके से करना होगा। तो अपन पार्ट फर्स्ट शुरू करते हैं। तो ये मैंने बनाई हुई है अपने क्लास 10th, ये मेरी ही कोचिंग है। तो इसके अंदर हमने सारे चैप्टर के फॉर्मूला ऐड किए हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहला जैसे अपना चैप्टर है संख्याएं, गणित संख्याओं से शुरू होती है। तो संख्याओं के अंदर फर्स्ट टॉपिक क्या है, संख्याएं। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे सारी संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पर बना सकते हैं। 0 इस तरफ आती है प्लस की संख्याएं, और इस तरफ आती है माइनस की। समझाऊंगा भी सारे नोट्स, वरना तो मैं सीधा आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देता। इधर माइनस की संख्याएं, -1, -2, -3। और काल्पनिक संख्याएं भी होती है। काल्पनिक संख्याओं के लिए आप याद में रखो, अंडरवुड के अंदर माइनस की संख्याएं, अंडरवुड के अंदर माइनस की संख्याएं। ये अपने काम आएगी क्लास 11th में, ये काम आएगी क्लास 11th में। तो क्लास 11th में अपन इसको अच्छे से देख लेंगे। अब अपन ये देखते हैं वास्तविक संख्याओं को आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय जिनके बट्टा में रूप में लिख सकते हैं P/Q फॉर्म, अपरिमेय जिन्हें नहीं लिख सकते। और उसके बाद में सारी संख्याएं दो प्रकार की होती है, धनात्मक ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पूर्णांक और अपूर्णांक। पूर्णांक यानी पूरी संख्याएं, अपूर्णांक बट्टे दशमलव वाली संख्याएं। इनको भी आगे वापस दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, धनात्मक और ऋणात्मक यानी प्लस की और माइनस की। धनात्मक पूर्णांकों को फिर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। एकदम सिंपल है, इसलिए थोड़ा फास्ट चला रहा हूं ताकि आपको समझ में आए और लोड न लो। तो ये 0 से शुरू होती है पूर्ण संख्याएं, और प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 etc, 1, 2, 3, 4 etc, ये पूरी संख्याएं होती है। अब अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिनमें केवल खुद के पहाड़े का भाग लगता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। मैंने कुछ अभाज्य संख्या लिखी, सीधी याद रखनी है अपन को। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 आदि। अब आती है भाज्य संख्याएं। वे सारी संख्याएं जो अभाज्य नहीं है, भाज्य कहलाएगी। जैसे इनमें अगर एग्जाम्पल लिखें, 2 है, 3 आ गया तो 4 बच गया, 4। उसके बाद 5 आ गया तो 6 बच गया, 7 आ गया तो 8, 9, 10, 11 आ गया तो 12, 13 आ गया तो 14, 15, 16। ये सारी धरती पर जितनी भी संख्याएं जो अभाज्य नहीं है, वो सारी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्याएं, स्टार पॉइंट निकल के आता है अपन को, एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या। एक स्टार पॉइंट 2 और रह जाता है अपने पास में। दो केवल एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। यानी कि 2 है जो, वो एकमात्र ही सम अभाज्य संख्या, बाकी की सारी विषम है। वो देख लीजिए, 2 सम है, विषम 3 विषम 5 विषम 7 विषम 11 विषम 13 विषम 17 विषम 19 विषम 23 विषम 29 विषम और 31 भी विषम। तो ये तो अपने हो गई संख्या टेबल। अब आती है अपने चैप्टर की थ्योरी। तो अपने जो चैप्टर है केवल उन्हीं के नोट्स बनाए हुए हैं, पीडीएफ मिल जाएगी। अपने 9 या 10 चैप्टर है मैथ्स में, केवल अपन उन्हीं की पीडीएफ को सॉल्व करेंगे।
वही नोट्स हैं। बताते हैं चैप्टर 1 पर। चैप्टर 1 अपना क्या कहता है, वास्तविक संख्याओं पे चैप्टर है। अभी हमने संख्याएं समझ ली थी, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कुछ नहीं है, केवल और केवल एक भाग को दिखाने की प्रोसेस है। जैसे अपन ने 10 में दिया, 10 में दे दिया अपन ने 3 का भाग, 3 बार गया 9 आ गया तो 1 बचा। तो याद रखना है अंदर वाला क्या होता है, भाज्य, और इसको दिखाएंगे अपन ए से। बाहर वाला क्या होता है, भाजक, इसको दिखाएंगे अपन बी से। और जो निकल के आते हैं उनके पीछे फल लगता है, तो ये भागफल, इसको दिखाएंगे अपन क्यू से। और ये शेषफल, इसको अपन दिखाएंगे आर से। तो अपन को पता है 10 जो है कैसे बना, ये बना 3 गुणा 3 प्लस 1 से। तो 10 अपना क्या था, भाज्य, 3 अपना क्या है, भाजक, गुणा 3 क्या है, भागफल, प्लस 1 क्या है अपना शेषफल। फॉर्मूले बन कैसे रहे वो भी बता रहा हूँ मैं अच्छे से। तो ये हो गया ए, ये हो गया अपना बी, और ये हो गया क्यू भागफल, और आर हो गया ये ए क्यूब, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पहला सूत्र आपको याद रखना है। उसके बाद में अगली पॉइंट है अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अभाज्य संख्याओं के क्रम के बिना बदले यह गुणनफल अद्वितीय होता है। स्टार पॉइंट है अपन समझ लेते हैं। जैसे अपने पास में था 10, तो इसको अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में ले सकते हैं। कैसे, 2 × 5, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। इतना सा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, लस दी गई संख्याओं का छोटे से छोटा भाज्य होता है। यानी जैसे अपन को 10 संख्याएँ दे दी, 2 संख्याएँ 10 और 12 दे दी, तो इनका अपन को क्या निकालना है, इनका अपन को निकालना है लस, लघुत्तम समावर्तक। तो लस कैसे निकालता है, वो होता है छोटा से छोटा भाज्य। क्या होता है, छोटे से छोटा भाज्य। माना x है, तो इसको भाज्य का मतलब क्या है, अंदर देना है। x को अंदर देना है 10 बाहर, और x को अंदर देना है 12 बाहर। यानी ऐसी संख्या हो जिसमें दोनों का भाग लग जाए। तो मेरे जहन में केवल एक ही आ रहा है, 60। कैसे आता है वो निकालना भी सिखाऊंगा। 60 में दोनों का भाग लग रहा है, अच्छे से समझिए। अब 60 में दोनों का भाग लग रहा है, अभी अपन देख लेते हैं कि इनका निकालते कैसे हैं। तो लस कैसे निकालते हैं, 10 को अपन ने लिखा 2 × 5, 12 को अपन ने लिखा 2 × 2 × 3। ये तो निकाल ही सकते हैं। अभाज्य गुणनफल करके 10 2 बार 5, और इसी प्रकार अगर 12 निकालना हो, 2 की टेबल से 6, 2 की टेबल से 3, 3 की टेबल से 1। उसके बाद लस क्या होता है, लस हमें याद रखना जो दोनों में है। इसलिए कह रहा हूँ ये वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरा देख लिया तो पूरी की पूरी मैथ सीख जाओगे आप। जो दोनों में ज़्यादा बार, जो दोनों में नहीं, जो ज़्यादा बार है, जो ज़्यादा बार है लस। मस में होता है जो दोनों में है। तो 2 कितनी बार है, 2 बार, जोड़ना नहीं है। तो लस के लिए अपन ने लिया 2 × 2। 3 कितनी बार है, इसमें 1, इसमें 0 बार, तो 1 बार तो लेना ही पड़ेगा। 5 कितनी बार है, इसमें 1, इसमें 0, ज़्यादा बार वाला लेना है तो 1 बार तो लेना ही पड़ेगा। 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 60। तो ले निकलता कैसे ये भी समझा दिया मैंने लस। अब उसके बाद में इसको अभाज्य गुणनफल विधि कहते हैं। मस दी गई संख्याओं का बड़े से बड़ा भाजक होता है। ये x होता है अंदर, और छोटे से छोटी संख्या क्या होता है, छोटे से छोटी, ये क्या है, ये लस है। इसी प्रकार मस 2 संख्याएं दी है अपन को, वही कौन कौन सी, वही संख्या लेते हैं। 10 और 12 दी है। अब इसका क्या निकालना है, मस बड़े से बड़ा भाजक। यानी इसको अपन मानते हैं y। मस हो क्या माना, y। भाजक बाहर रहता है तो y 10 में भी भाग लगना चाहिए, और y का इसमें भी भाग लगना चाहिए। वापस वो निकाला हुआ है अपन को 10 को, 2 × 2 × 3 होता है 12 का, 10 का होता है 2 × 5। मस का याद रखना सीधा
जो दोनों में है। पूरा मेथड समझा रहा हूँ, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है। दोनों में क्या है, केवल और केवल एक टू। इससे ज़्यादा मैथ आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं इतने मार्क्स बोल रहा हूँ तो किस लेवल पे बोल रहा हूँ, आपको दोनों वीडियो देख के इनको समझना भी है साथ साथ में, अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। मस्त हो गया। ये बाह्य गुणनखंड विधि है, दोनों निकालने मैंने सिखाई है जो। अब क्या है, अबाह्य गुणनखंड विधि से लस ज्ञात करते समय हर प्रकार के गुणनखंड की उच्चतम यानी बड़ी से बड़ी घात लेते हैं, यही मैंने समझाया। मस ज्ञात करते समय दी गई संख्याओं का बड़े से बड़ा भाजक होता है। अभाज्य गुणनखंड विधि से मस ज्ञात करते समय केवल उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ का यही मतलब होता है जो दोनों में है उसको लेते हैं कॉमन, और उसकी छोटी से छोटी घात लेते हैं जो कम बार है। उसके बाद में ये सूत्र है, दो संख्याओं में एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। जैसे अपन सीधा भी निकाल सकते थे, जैसे जो सवाल पहले किया था अपन के पास में 10,12 था, इनका अपन ने क्या निकाल लिया था, लस निकाल लिया था। लस कितना आया था, 60 आया। तो मैं अगर सूत्र लगाऊं, सूत्र क्या है, लस इंटू मस बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। यह आसान सा सूत्र है, इसको समझा। या जब 60 मस अपन को निकालना है, अगर तीन चीज़ दे रखी हो चौथी निकल सकती है। मस अपन को निकालना है तो ये आ जाएगा अपने पास में, पहली संख्या 10, दूसरी संख्या 12। ये सवाल मैंने 1 बना दिया और इसमें क्या कहा, मस निकालो। निकालने के लिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो अपन को पता है मस क्या हो गया, मस हो गया 10 इंटू 12, इधर मल्टीप्लाई मिल जाएगा डिवाइड, 12 पंजू 60 5 बार, 5 के पाड़े से गया 2 बार, मस बराबर 2। इसी एक और सवाल बना लेते हैं। अपन को सवाल ही तो प्रैक्टिस करने हैं, पेपर में थ्योरी थोड़ी आएगी, पेपर में सवाल, और गणित केवल सवालों पे चलती है। 10,12 दो संख्याएं हैं। इस बार अपन को दे दिया मस, दे दिया कितना, मस दे दिया 2, और अपन को लस निकालो। बुक में द इम्पोर्टेंट सवालों में केवल यही आने वाले हैं और इससे ऊपर कुछ नहीं आने वाले। और ये सवाल मैं आपको सोल्व करना यहीं पे सिखा रहा हूँ, नोट्स वाले वीडियो में ही। तो सेकंड वीडियो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लस निकालो, तो वापस वही लस इंटू मस बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। लगा दिया अपन ने। लस अपन को ज्ञात करना है, मस दिया हुआ है कितना 2, 10 इंटू 12। इस बार लस इधर रहा 10 इंटू 12 बटा 2, 2 की टेबल से 6 बार, 10 इंटू 6 60, लस आ गया 60। इससे ऊपर करना ही नहीं है। 10 इम्पोर्टेंट नोट्स होने वाले हैं, अपन को नोट्स रटने, साथ साथ मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। 2 वीडियो आपका काम हो गया पूरा अच्छे से। उसके बाद में इस टाइप के भी सवाल आते हैं, परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है लगातार सेम अंक आना। या तो क्या होगा परिमेय संख्याओं में, या तो ऐसा होगा 2.3, और या फिर क्या होगा 2.3333, यानी सेम। आवर्ती का मतलब क्या होता है, आवर्ती का मतलब होता है समान। क्या होता है, समान अंक आना। ये दोनों तो क्या होंगी, ये दोनों परिमेय। अगर ऐसा आ रहा है 2.3132333 3435 अलग अलग आ रहे हैं, इस अलग अलग आने वो बोलते हैं अनावृत्ति। ये फिर परिमेय नहीं है, ये संख्या फिर कौन सी है, अपरिमेय। ये कौन सी है, अपरिमेय। अभी मैंने टेबल में पहले ही समझा दी ये सब चीज़ें, तो अपन को दोबारा देखने की वैसे ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी लिखवा दिया। परिमेय संख्या अब क्या है, अनवसानी अनावृत्ति दशमलव वाली संख्याएं परिमेय नहीं होती, अपरिमेय होती है। ये देख एग्जाम्पल भी अलग अलग संख्याएं। किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव रूप तभी शांत होगा जब उसके हर में 2 की पावर m या 5 की पावर n या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप हो तो शांत। अब अपन को पता कैसे चलेगा, जैसे अब मैंने लिख दिए 2/5, 3/20 और 4/27, जिसके बट्टा में 5/16, जिसके बट्टा में केवल और केवल 5 की कुछ भी पावर या 2 की कुछ भी पावर या फिर 2 की पावर कुछ भी 5 की पावर कुछ भी हो, वो क्या होगा, शांत। हर में, किसमें, हर।
हर में, हर नीचे वाली होती है, ऊपर वाली क्या होती है, अंश। ये भी समझ लीजिए, नीचे वाली क्या होती है, हर। अगर हर में ऐसा कुछ आ रहा है तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पे तो केवल 5 आ रहा है, तो ये क्या है, शांत। ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको किया, 20 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, यानी 2 और 5 बन रहा है, उसके अलावा कोई भी संख्या नहीं। ये भी क्या है, शांत। इसको लिखेंगे इसे 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। उसके बाद में 4 इंटू 27 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये तो सीधा ही हो गया 4/3 की पावर 3। 2 या 5 के अलावा कुछ भी आ रहा है तो क्या होगा, अशांत। क्या होगा, अशांत। ये याद रखना है अपन को। और अब अपने आ गया 5/16, इसको अपन लिख सकते हैं 5/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 5/2 की पावर 4। 4 बार है ना 2, तो ये भी क्या है, केवल 2 की पावर आ रही है, ये भी क्या है, शांत। ये ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं शांत अशांत वाले, और अपन को अच्छे से करना है। ये शांत अशांत वाले हो गए। अब अपन देखते हैं और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ निकालने के लिए ए हमेशा बड़ी संख्या, बी छोटी संख्या तथा आर और बी का आर बराबर 0 पर बी का मान एचसीएफ होता है। ये अपन केवल अभी नोट्स में लिख रहे हैं, ये समझ में आएगा। इसको मैं सेकंड चैप्टर में सोल्व करूँगा, सेकंड लेक्चर में, ताकि वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो। अब अपने पास में आता है चैप्टर 2। हर चैप्टर के नोट्स हैं, टेंशन नहीं लेने की। इस नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और केवल 2 वीडियो आपके मैथ में गारंटी है, मैं दिमाग से बोल रहा हूँ, बस करने अच्छे से हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, वो भी करने हैं। अब किसी भी बहुपद का मानक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद, यानी उसकी घात क्या होनी चाहिए, 2। ax² प्लस bx प्लस c होना चाहिए। अब किसी भी बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, अब इसमें तो लिख दिया शून्यांकों को गुण, तो शून्यांक लिख रहे हैं अपन। शून्यांक क्या होते हैं, शून्यांक बहुपद का मान 0 लेने पर, ये नोट्स है इसलिए मैं उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर रहा। बहुपद का मान 0 लेने पर x के 2 मान प्राप्त होते हैं, जिन्हें शून्यांक अल्फा कोमा बीटा कहते हैं। x के 2 मान प्राप्त होंगे, दोनों शून्यांक होंगे, पहले को अल्फा दूसरे को बीटा बोल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद निकल के आता है शून्यांकों का योग, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, यानी कि शून्यांक 2 निकल गया अल्फा कोमा बीटा, तो उनका योग अल्फा प्लस बीटा। -x का गुणांक, तो माइनस लगा दिया, x का गुणांक, x क्या कौन सा है, b, बटा x² का गुणांक, x क्या गया, a, तो ये आ गया। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल a इंटू बी होता है, वो क्या आता है, अचर पद बटा x² गुणांक। अचर पद अपने पास में क्या है, अचर पद ये रहा, ये क्या है, c, बटा x² का गुणांक तो पता ही क्या है, a, तो a आ गया। अब क्या है, शून्यांक दिए होने पर बहुपद का मानक रूप, इसको अपन ये भी कह सकते हैं शून्यांक दिए होने पर, या फिर बुक में सवाल है शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिए होने पर। दोनों बात पर एक ही है, बहुपद क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना है। बहुपद होता है x² माइनस शून्यांकों का योग गुणा x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो यह आ गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। अच्छे समझ में आया। साथ में कई बार इसको k से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। k एक नियतांक है, k क्या है, नियतांक कांस्टेंट। अच्छे से समझना, ये सारा लिखा हुआ है, इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बुक में जो है वो ये वाला है, शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। ये बुक में ये वाला क्वेश्चन है, बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने दोबारा लिखा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अभी अपन ने लिखा था, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे भाज्य को इसने क्या दे दिया, px मान लिया, भाजक को qx, भाजक को gx, भागफल को qx और शेषफल को rx। तो ये फॉर्मूला बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो चैप्टर है केवल सिलेबस में अपन उन्हीं पे प्रैक्टिस करेंगे। अब अपने पास में आ रहा है चैप्टर 3। इसी प्रकार हर चैप्टर के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। फिलहाल अपन को करना है, चैप्टर 3 पे आ रहे हैं।
दो चर वाली रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण यानी उसकी घात कितनी हो गई? 1। ये ध्यान रख लें, यहीं पे लिख लेना, रैखिक की घात कितनी हो जाती है? 1। ये पूछते हैं रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है? 1। दो समीकरण होती है इसमें, तो इसमें आ गया a1x, यहाँ पे x1 x2 नहीं है, तो इसको अपन लिखेंगे a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, ये समीकरण 1 हो जाती है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये नोट उठाते समय थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये दो समीकरण आती है। रैखिक समीकरण नाम है तो ये एक रेखा को बताएगी, ग्राफ में एक रेखा को बताती है, एक रेखा को बताती है, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अब उसके बाद में द्विघात ये द्विघात समीकरणों को नहीं, ये यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गया फिर से, रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियाँ। रैखिक समीकरण को अपन कैसे कैसे हल करते हैं? ग्राफीय विधि, बीजगणितीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि और विलोपन विधि। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है ग्राफीय विधि। वैसे अपन सारी विधियों से एक सवाल करेंगे, लेकिन ग्राफीय विधि से 4 मार्क्स से क्वेश्चन 2022 में आना तय है, राजस्थान बोर्ड के अंदर मेरे से लिखवा के लिए। इन सबको अपन नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। उसके बाद में ये है वज्रगुणन का सूत्र। ये कौन सी विधि का सूत्र है? वज्रगुणन सूत्र। ये वज्रगुणन विधि का सूत्र है, इसको मैं अलग तरीके से याद करवाता हूँ। अपन ने समीकरण का रूप क्या लिखा है? a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस सूत्र को आपको ऐसे याद करना है, x बराबर, x क्या है? b1 है, तो आपको सूत्र b1 से स्टार्ट करना है। b1, b के बाद आता है c, लेकिन यहाँ पे c2 डालना है। b1 c2 माइनस इसका उल्टा c1 b2, अपोन में कुछ नहीं। इसी प्रकार अपोन में जो डाला जाएगा वो तो याद ही रखना है। इसी प्रकार अपन को y के लिए क्या है? y के आगे है c1, तो c1 a2, उसके बाद में क्या है? c1 a2, फिर इसका उल्टा माइनस कर दिया a2 c1। अपोन में दोनों में सेम है। अपोन में क्या है? a1 b2 माइनस b1 a2, a1 b2 माइनस b1 a2। ये वज्रगुणन के आप सूत्र इस तरह से याद रखो तो भी ठीक है, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बुक में ये तरीका दे रखा है, चाहे ऐसे याद रखो तो भी ठीक है। तो ये इधर जाके होगा तो मल्टीप्लाई ही, ठीक है। और वैसे मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट सूत्र याद रखो x और y के, सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा। क्या है? x बराबर साफ लिख देता हूँ, b1 c2 माइनस c1 b2 बट्टा a1 b2 माइनस b1 a2। इसी प्रकार y बराबर c1 a2 माइनस a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। केवल और केवल सीधा सूत्र याद रखना है, अपन को माथा ही नहीं दुखाना है। अब आ जाते हैं रैखिक समीकरण। दो चरों वाली रैखिक समीकरणों में हलों की प्रकृति। अगर a1 बट्टा a2 नॉट बराबर b1 बट्टा b2 है तो यानी कि रेखाएं क्या होगी? प्रतिच्छेदी, यानी एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्रॉस करेगी। पॉइंट क्रॉस कर रही है यानी अद्वितीय हल, एक ही बिंदु पे आ रहे हैं, कट कर रही अद्वितीय हल। और निकाय क्या है? निकाय का हल निकलते ही निकाय संगत है। अगर ये आ जाता है a1 बटा a2 नॉट बराबर a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर है और c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, तो रेखाएं समांतर। ये रहा चित्र, रेखाएं समांतर यानी कोई भी बिंदु आपस में टच नहीं है, कोई हल नहीं तो निकाय असंगत। अगर तीनों बराबर आ जाए इसका मतलब होता है रेखाएं संपाती, यानी दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर, यही L1 है यही L2 है। इस कंडीशन में बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं, अपन इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अनेक हल है तो एक भी हल मिल गया तो निकाय संगत होता है, तो इसमें भी क्या निकाय संगत और आश्रित। उसके बाद में थोड़े से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। दो अंकों की संख्या में अगर इकाई का अंक x और दाई का अंक y है तो संख्या होती है 10y प्लस x। यानी कि अगर कोई संख्या है yx यानी कि 78, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको भी समझते हैं 78, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं 10y प्लस x, यानी 10 इंटू 7 प्लस 8, 70 प्लस 8 78।
तो ये ध्यान रखना 2 अंकों की संख्या कैसे बनती है। अगर वाई एक्स है तो 10y प्लस एक्स, और अगर अपने पास में एक्स वाई नंबर हो गया तो 10x प्लस वाई हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है, आगे पीछे कर दिया तो ये हो जाएगा। उसके बाद में आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, समय होता है दूरी बट्टा चाल, चाल होता है दूरी बट्टा समय, दूरी होता है चाल इंटू समय। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्यों काम आएंगे इस चैप्टर में, तो ये याद रखना है अपन को। इसी के साथ 3rd चैप्टर ओवर होता है। अब अपन आते हैं 4th चैप्टर पे। 4th चैप्टर है द्विघात समीकरण। तो अपन ने 2nd चैप्टर में देखा था द्विघात बहुपद समीकरण कैसे बनते हैं। बहुपद के आगे बराबर लगा के 0 जोड़ दो तो क्या बनती है, समीकरण बन जाती है। ये ध्यान रखना, बहुपद के आगे बराबर लगा के 0 जोड़ दो। क्या मानक रूप था उसका, ax² प्लस bx प्लस c बराबर था। तो अब इसके आगे बराबर जोड़ दिया तो ये समीकरण बन गई द्विघात समीकरण। क्या बन गई, द्विघात समीकरण का मानक रूप। एकदम ईजी है गणित। द्विघात समीकरण का मानक रूप, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप हमारे सामने आ गया। तो अब यही है, देख लो मैंने समझाया है और इसमें नोट्स में लिखा हुआ है। इसको भी सॉल्व करने के मेथड्स हैं। गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग विधि है, द्विघाती सूत्र है, ये सब विधियां हैं, अपन को ध्यान में रखना है। उसके लिए द्विघाती सूत्र में क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। ए बी सी अपन को पता है क्या होता है, ये रहा a, x² है गुणांक, b x का गुणांक, c अचर पद, और d आता है b² माइनस 4ac। इसको बोलते हैं विविक्त कर। d क्या बोलते हैं, विविक्त कर, हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो x का फॉर्मूला क्या बन जाता है, x का सीधा, जिसको द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सीधा सूत्र अपन को याद रखना है। और उसके बाद में अगर इस पूरे को अपन d लिखते हैं और एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखते हैं तो ये सूत्र भी निकल जाता है। एक बार प्लस माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट वाले को तो लिख दिया d, तो d लिखा, एक बार प्लस में ले लिया, एक बार माइनस में ले लिया, तो ये सूत्र भी निकल जाता है। अपन का स्टार फॉर्मूला ये है, अपन सीधा इसी से अप्लाई करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद में आ जाते हैं अपन द्विघात समीकरण के हलों यानी मूलों की प्रकृति। जैसे उसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी वगैरह था, तो इसमें मूल के आंसर अलग अलग आएंगे। अगर अपना d 0 से बड़ा है यानी x के 2 मान प्राप्त होंगे, दोनों अलग अलग। मैं इसको समझाता हूँ, ये सीधा ध्यान रखो। अगर d 0 से बड़ा है, x के 2 मान जो बताए थे मैंने, कौन कौन से, अल्फ़ा कोमा बीटा पहले बता दिए, इसमें होंगे दोनों अलग अलग। नोट्स की थोड़ी सी भाषा टफ हो जाती है लेकिन अर्थ वही रहता है। सेकंड पॉइंट आता है, अगर d बराबर 0 है, x के 2 मान अल्फ़ा कोमा बीटा दोनों क्या आएंगे, बराबर। क्या आ जाएंगे, बराबर, यानी अल्फ़ा बराबर बीटा हो जाएगा। सेम मान आएंगे, समान हल होंगे। क्या होंगे, समान मूल होंगे। थर्ड, अगर ये 0 से छोटा आता है यानी कि माइनस का आता है, तो क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूल काल्पनिक होगा। अगर ये 0 से छोटा है यानी कि माइनस की संख्या आ रही है, तो ये अपना था, ये इंपॉर्टेंट है। इससे भी सवाल आते हैं। अभी तो अपन नोट्स कर रहे हैं, उसके बाद में अपन क्वेश्चंस भी कराएंगे, तो इंपॉर्टेंट वहाँ पे भी देखेंगे। अब क्या, कुछ अन्य नियम। दो संख्याओं का योग दिया होने पर पहली संख्या x व दूसरी संख्या का योग माइनस x होता है। जैसे मान लो अपन को दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 20 दिया हुआ है, तो अगर पहली संख्या को x मान लिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y अपने पास में प्लस का उधर जाके माइनस हो गया, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 20 माइनस x। यानी कि अगर पहली संख्या अगर अपन x माने, दूसरी क्या होती है, योग माइनस x, यानी कि जितना भी योग दिया उसमें से x घटा दो। अब क्रमागत पूर्णांक यानी अपन को कोई लगातार संख्याएं माननी पड़ जाए तो वो क्या मानेंगे अपन, ये माइनस नहीं है, x, x+1, x+2 ऐसे मानेंगे, x+3, x+4 जितने भी मानने हो। क्रमागत सम या विषम संख्याएं माननी हो तो, अगर केवल सम या विषम माननी है तो भी क्या मानेंगे, x, x+2, x+4 ऐसे मानते रहेंगे, x+6 वगैरह भी। पाइथागोरस सूत्र अपन को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, मैं केवल रिवीजन करवा रहा हूँ। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। अच्छे से सिंपल सूत्र है। अब आ जाते हैं अपन चैप्टर 5 पे। कह रहा हूँ ना, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अब अपन को आता है समांतर श्रेणी।
समांतर श्रेणी में कुछ नहीं, आपको ये नोट्स पढ़े। समांतर श्रेणी संख्याओं का वह समूह जिसमें अगली संख्या को पिछली संख्या में से एक समान अंतर जोड़कर या घटाकर प्राप्त किया जाता है, यह समान अंतर सार्वंतर डी कहलाता है। सार्वंतर धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। कुल मिला के 2 एग्जाम्पल लिखता हूँ। 2 5 9 3 7 4 1 एग्जाम्पल लिख दिया। 3 5 7 9 11 4 4 4 4 4 11 8 5 और 2। अगर इस तरह से आ गया तो अब क्या होता है, अपन को इन दोनों का अंतर चेक करना होता है। तो 5 में से 2 गए, बाद वाली में से डी, बाद वाले में से A2 माइनस A1, बाद वाले में से पहले घटाना है। 5 में से 2 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 3 में से 9 गए माइनस का 6, 7 में से 3 गए 4, 4 में से 7 गए माइनस का 3, 1 में से 4 गए माइनस का 3। यानी यहाँ पे अलग अलग संख्याएं मिल रही है, तो अपन लिखेंगे AP नहीं है। अगर ये सेम आता है तो AP होती है। 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 7 गए 2, 11 में से 9 गए 2, तो अपना सेम आ जाता है। उस कंडीशन में AP है। और AP हो तो इसको क्या बोलते हैं, इस गैप को, इसको बोलते हैं D सार्वंतर, और D बराबर 2। 4 में से 4 गए 0, 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 सेम अंतर आ रहा है, AP है। और D कितना आ गया अपने 0। 8 में से 11 गए माइनस के 3, 5 में से 8 गए माइनस के 3, 2 में से 5 गए माइनस के 3, तो ये भी क्या है, AP है, गैप समान आ रहा है। और D कितना आ गया अपने पास में माइनस का 3, यानी D प्लस का हो सकता है, 0 हो सकता है, माइनस का हो सकता है। इससे बेस्ट तरीका मेरे को नहीं लग सकता कि और भी कोई होगा समझाने का। AP नहीं है, फर्स्ट वाला अलग अलग आ रहा है, बाकी में सेम आ रहा है, तो AP है D यानी अंतर। अब उसके बाद में पहले पद को अपन लेते हैं A, दूसरे को A2 जो होता है A प्लस D, तीसरे को A3, A प्लस 2D, A4, A प्लस 3D, यानी इसे कम लेना है। इसी प्रकार nवा पद क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। अब an का फॉर्मूला आ गया अपने पास में, इसी से बना an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी क्या होता है, डी होता है A2 माइनस A1, डी क्या होता है A2 माइनस A1, ये ध्यान रखना। या फिर ये भी हो सकता है A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, बाद वाले में से पहले वाला घटाना है डी के लिए। और क्या हो सकता है, एक और ये ध्यान रखना, an माइनस an माइनस 1, डी का ये वाला फॉर्मूला स्टार फॉर्मूला है, ये निकाल लिया। उसके बाद में किसी सवाल में कौन सा पद पूछा है तो अपन को n ज्ञात करना है, कौन सा पद पूछा है तो n ज्ञात करना है, ठीक है। और n का मान सदैव एक धनात्मक पूर्णांक होता है, यानी कि n क्या होती है, n होती है तो प्लस की, सीधा ध्यान में रखो, n होती है प्लस की पूरी संख्या, 1 2 3, n पॉइंटों में, बट्टों में, इस प्रकार की कोई संख्या नहीं होगी, प्लस की पूरी संख्या। समझ में आई होगी, ये लैंग्वेज सबसे बेस्ट रहती है समझना। समांतर श्रेणी में n पदों का योग, n पदों का योग क्या होता है, Sn। n पदों का योग, जैसे ये अपने पास में AP आ गई तो Sn क्या होगा, Sn हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, ये भी निकालो, तो ये होता है Sn। Sn का फॉर्मूला है सीधा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अंतिम पद को अपन an को, अंतिम पद होता है इसको L भी बोल देते हैं, इसका फॉर्मूला अपन ने लिखा हुआ है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn का एक फॉर्मूला और निकल के जाता है, अगर अंतिम पद an या L अपन को सीधा दिया हो, n/2 a प्लस L लिख दो, या फिर n/2 a प्लस an लिख दो, ये फॉर्मूला और ध्यान में रखना है। तो ये दिया हुआ है n/2 a प्लस L या फिर n/2 a प्लस an, एक ही बात होती है, अच्छी समझ में आया। अब उसके बाद में समांतर श्रेणी में अंतिम से nवा पद, अगर सवाल आ जाए अंत से चौथा पद निकालो, अंत से पांचवा पद, जब सवाल आएंगे तो करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर, अंतिम पद L है, nवा पद an है, तो an बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। केवल और केवल फॉर्मूले में क्या चेंज हुआ,
यहाँ पे क्या आता है, आगे से निकालते हैं तो ए एन आता है। जब आगे से निकालते हैं, आगे से ए एन निकालते हैं तो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्यों, इसमें पहला पद क्या होता है, ए होता है, जबकि पीछे से पहला पद क्या होता है, पीछे से पहला पद ए होता है। इसमें पहला पद क्या होता है, इसमें पहला पद होता है एल, तो ए एन का वही फॉर्मूला, ए की जगह क्या आ जाएगा एल, और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। ये ध्यान रखना। ये सूत्र बनते कैसे हैं ये भी मैं बता रहा हूँ डिटेल में, केवल फॉर्मूले रटे नहीं मारना है तसल्ली से। तो ये आ गया। उसके बाद 2 अंकों की प्रथम व अंतिम संख्याएं क्रमशः, 2 अंकों की पहली संख्या 10 है और लास्ट भी कौन सी है, 99। 3 अंकों की पहली संख्या 100 और लास्ट भी कौन सी है, 999। सवाल में ए एन एनवें पद को किसी व्यंजक से परिभाषित किया होता है, तो एन की जगह अपन 1 2 3 आदि रख कर A1 A2 A3 के मान निकालते हैं और AP बन जाएगी। अगर अपन वो AP बोल दे कि AP ज्ञात करो, जैसे क्वेश्चन दे दिया AN इक्वल टू 5 + n, तो क्योंकि मैथ तो पूरी क्वेश्चन पे ही है, तो AP निकालो, ये क्वेश्चन है। तो अपन A1 निकालेंगे तो 5 + n की जगह 1 आ गया 6, A2 निकालेंगे 5 + n की जगह 2 आ गया 7, A3 निकाल लेंगे 5 + n की जगह 3 आ गया 8, A4 निकालेंगे 5 + 4 आ गया 9। तो इस प्रकार 4 पद निकाल लो और AP इन चारों पद को लिख दो, 6, 7, 8, 9, उसके बाद में डैश 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 लगा दो, ये AP बन जाती है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और अपन अच्छे से करेंगे। उसके बाद में ये चीज़ भी ध्यान रखना, सवाल में SN को किसी व्यंजक में परिभाषित किया हो तो n की जगह 1 2 3 रख के S1 S2 S3 निकालेंगे। अभी जो समझाया वैसे ही है। ऐसे S1 और A1 एक ही होगा, S1 और A1 एक ही होगा, परंतु S2 S3 और A2 A3 समान नहीं होंगे। A2 होता है S2 माइनस S1 और A3 होता है S3 माइनस S2, ये ध्यान रखना है। ये दोनों थोड़े स्टार फॉर्मूला है, हार्ड सवालों में काम भी आएंगे, अतः AP प्राप्त होगी। अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है अपना निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर समतल पर किसी बिंदु की स्थिति 2 संख्याओं द्वारा निर्धारित उन्हें निर्देशांक कहते हैं। अगर कोई भी है कार्तीय तल है अपने पास में, तो ये होती है x अक्ष, ये होती है y अक्ष। ये ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं, कार्तीय तल। क्या बोलते हैं, कार्तीय तल। इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इसके निर्देशांक होते हैं 0, 0, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें दोनों प्लस प्लस के होते हैं। किसी भी बिंदु, जैसे मैंने P ले लिया, तो इसके x, y 2 निर्देशांक, x वाली लाइन में कितना गया, ये हो जाता है x निर्देशांक, y वाली लाइन में कितना गया, ये हो जाता है y निर्देशांक। ये लंबवत दूरी नापी जाती है, ये ध्यान रखो। हर पॉइंट के 2 निर्देशांक होते हैं x, y। ये सारा समझाया हुआ है। अब जिन्हें निर्देशांक कहते हैं, किसी भी समतल पर किसी बिंदु की स्थिति दो संख्याओं द्वारा निर्धारित होती है। ये x y संख्या है जिन्हें निर्देशांक कहते हैं। प्रत्येक कोष्ठक में पहली संख्या x निर्देशांक तथा दूसरी संख्या y निर्देशांक होती है। ये भी देख लो, मैंने अभी पहली कौन सी लिखी है, पहली x लिखी है, दूसरी y लिखी है। और x निर्देशांक को भुज और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। ये स्टार पॉइंट है। इसको x को क्या बोलते हैं, भुज, और y को क्या बोलते हैं, कोटि। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, x को क्या बोलते हैं, y को क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो मैंने चित्र बनाया, ये भी एक्स वाई अक्ष द्वारा समतल को 4 भागों में बांट देता है। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं तथा दोनों अक्ष जहाँ एक दूसरे को काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। ये जो मैंने अभी कॉपी में समझाया पूरा वही लिखा हुआ है। ये स्टार पॉइंट्स ये भी याद रखना है। एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है तथा y अक्ष पर x का मान 0 होता है। किसी बिंदु पर x अक्ष के लंबवत सीधी दूरी y का मान होता है। किसी बिंदु पर x अक्ष पर y का मान 0, y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ये इंपॉर्टेंट है। किसी बिंदु पर x अक्ष के लंबवत सीधी दूरी उसका y का मान होता है तथा y अक्ष के लंबवत दूरी x का मान होता है। ये रही x अक्ष, इसके लंबवत दूरी ये रही, ये क्या होती है, ये y का मान होती है। ये y है तो ये भी y। इसी प्रकार ये रही y अक्ष, इसके लंबवत दूरी इस बिंदु तक पहुंचने पे ये क्या हो गई, y अक्ष के लंबवत दूरी x का मान हो गई। ये ध्यान रखा अपन ने, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था, हो गया। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। यदि ऋणात्मक में है तो दूरी
दूरी बताते समय उसे प्लस में लेंगे। अगर अपन उसको दूरी बोलें तो उसको क्या करेंगे, प्लस का कर देंगे। जैसे 2, -5 की x अक्ष से दूरी +5 लेंगे। क्या लेंगे, +5, ना कि -5। यदि दोनों बिंदुओं के निर्देशांक x1, y1 तथा x2, y2 हो तो उनके बीच की दूरी, इसको अपन ने a नाम दे दिया, इसको अपन ने b नाम दे दिया, तो अपन a भी लिख देंगे। अगर pq नाम दिया तो pq। ये फॉर्मूला सीधा याद रखना होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आ जाते हैं अपन इसी चैप्टर में और आगे बहुत अच्छे से फॉर्मूला दिया हुआ है। ये रहा दूरी सूत्र लिख के जो मैंने पीछे लिखा है वही, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। दूरी सूत्र का उपयोग करके हम रेखाओं की लंबाइयाँ बता सकते हैं, और रेखाओं की लंबाइयों में किसी आकृति का विशेष नाम निर्धारित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने PQ किया, AB किया, अपन कुछ भी कर सकते हैं। आकृति का विशेष नाम लेते समय निम्न नियम ध्यान रखें। तीनों भुजाएं समान होती है तो उस आकृति को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दो भुजाएं समान होती है और उसकी टोटल कितनी हो, कुल 3 भुजाएं हों। कुल कितनी हो, कुल 3 भुजाएं हों। कुल 3 भुजाएं हों और 2 समान हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यदि तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और ये तीन सभी बंद आकृतियों के लिए बात हो रही है। कौन सी लिए, बंद आकृतियां। यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि उनके बीच में 2 रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो भी वो कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। अब 5वां पॉइंट, यदि दो भुजाएं बराबर और नियम 4 भी लगता हो तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज लगता है। तो यानी दोनों भुजाएं बराबर है और बीच में कोण भी है। केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो समान, तो ये 4 भुजाओं के लिए, यहाँ से यहाँ तक कितने के लिए था, 3 भुजाओं के लिए। ये ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक कितने के लिए था, 3 भुजाओं के लिए। अब 4 भुजाओं के लिए, यहाँ से यहाँ तक किसके लिए है, यहाँ से यहाँ तक 4 भुजाओं के लिए। ये ध्यान रखना, 4 भुजाओं के लिए। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो समांतर चतुर्भुज, और आमने सामने की भुजाएं बराबर और विकर्ण भी आपस में बराबर हो तो क्या होती है, आयत। जैसे आप ये हो जाते हैं, ऐसा हो, ये A तो ये भी A, ये B, ये भी B, लेकिन ये D1 अलग है, D2 अलग है, D1 नॉट बराबर D2 तो समांतर चतुर्भुज है। लेकिन अगर ऐसा हो गया, आयत को अपन हरकोण समकोण भी बोल सकते हैं या फिर D1 बराबर D2 भी बोल सकते हैं। ये A, ये भी A, ये B, ये B, विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं तो इसलिए D, और इसको D1 और इसको D2 बोल दिया अपन ने। तो A बराबर A, B बराबर B, और इसमें D1 बराबर D2 होना चाहिए D के बराबर। तो ये क्या होगी, आयत। ये क्या हो गई, आयत। यदि चारों भुजाएं बराबर तथा विकर्ण आपस में बराबर हो, यदि विकर्ण आपस में बराबर हो तथा चारों कोण 90 डिग्री, यानी चारों भुजाएं बराबर। इसमें तो 2 भुजाएं बराबर थी, इसमें क्या होती है, वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं। ये भी A, ये भी A, ये भी A, ये भी A, और ये भी D1 और ये D2, चारों भुजाएं, यानी D1 बराबर D2, और इसमें चारों भुजाएं बराबर। इसमें कौन सी थी, आमने सामने की, इसमें चारों भुजाएं बराबर। और केवल चारों भुजाएं बराबर हो तो उसको बोलते हैं समान चतुर्भुज। अब आ जाता है मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी होती है √x² + y²। जैसे ये अक्ष है, यहाँ से कोई बिंदु P है, ये अपना O है, इसके x, y निर्देशांक है और इसके 0,0 है, तो OP बराबर, मूल बिंदु से दूरी का मतलब OP बराबर √x² + y²। ये होता है, याद रखना है स्टार पॉइंट। समझा रहा हूँ मैं। 3 बिंदुओं के दिए होने पर सबसे बड़ी भुजा शेष अन्य 2 भुजाओं के योग के बराबर है तो तीनों संरेख है। यानी कि अगर अपन को 3 बिंदु दिए हुए हैं A, B, C, तो 3 भुजाएं बनेगी। कौन कौन सी, AB, BC, CA। अगर कोई भी एक भुजा, जैसे मैं ले लेता हूँ AB, बाकी 2 के बराबर है BC + CA, तो क्या होंगे, संरेख। ये कंडीशन वैलिड भी है, उसको चेंज भी कर सकते हैं, यानी CA भी इन 2 के बराबर हो सकती है या फिर BC भी इन 2 के बराबर हो सकती है।
तो संरेख है, और ऐसा नहीं है तो एक रेखा में नहीं है। संरेख का मतलब क्या होता है? संरेख का मतलब होता है तीनों बिंदुओं को मिलाएं तो एक लाइन बन जाए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अपन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक लाइन नहीं एक त्रिभुज बन जाएगा। उसके बाद में ये स्टार यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ से चैप्टर की और ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। यदि दो बिंदुओं x1, y1, bx2, y2 को मिलाने वाला रेखाखंड को तीसरा बिंदु p x, y अनुपात m1 m2 में विभाजित करे तो p के निर्देशांक अंतः विभाजन के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस x2 और y के निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 स्टार पॉइंट है, याद रखना। उसके बाद में आ जाता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? अगर दोनों बिंदु अगर किसी रेखा के मिड पॉइंट पर मिले, ये अपना लाइन थी, ए था x1, y1, बी था x2, y2, इसके बीचों बीच मिल जाए p x, y, तो इसके सीधे फॉर्मूले याद रखो कि बीचों बीच मिल जाए, यानी ये भी बराबर है, ये भी अपने पास में दूरी अगर d है और ये भी d है, दोनों बराबर दूरी है, तो इसके निर्देशांक क्या होते हैं? इसके निर्देशांक सीधे याद रखो x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। ये जाना m1 और m2 दोनों कितने हो जाते हैं? 1 हो जाते हैं। m1 बराबर 1, m2 बराबर 1, दोनों 1 हो जाते हैं। 13 पॉइंट। यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को किसी अक्ष यानी x अक्ष या y अक्ष काटा जाए तो अनुपात ज्ञात करना हो तो उस अक्ष के अलावा दूसरा सूत्र लगाएंगे। जैसे विभाजन बिंदु x पर हो तो नियम 1 वाला सूत्र तथा विभाजन बिंदु y अक्ष पर हो तो नियम 2 वाला सूत्र लगाकर अनुपात ज्ञात करेंगे तथा x और y की जगह 0 लेंगे। ये ध्यान रखना है। अगर x अक्ष काट रहा है तो x अक्ष पर y का मान 0 लेंगे और y अक्ष पे काट रहा है तो x का मान 0 लेंगे। ये स्टार पॉइंट है, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा सवाल करवाते समय, क्योंकि इसके सवाल थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं, इसलिए इस वीडियो में नहीं कवर कर रहे हैं। यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड समत्रिभाजित करें, यानी कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, तो p के निर्देशांक 1, 2, क्योंकि एक टुकड़ा इधर आया, 2 टुकड़े इधर चला गया, q के निर्देशांक 2, 1, क्योंकि 2 टुकड़े इधर आ गए, इस लाइन के 2 पार्ट्स इधर आ गए, 1 पार्ट उधर रहा। ये स्टार पॉइंट है। अगर 4 पार्ट में डिवाइड करें तो ये मध्य बिंदु होता है। इसके लिए एक इधर रहा, 1, 2, 3, 4 बराबर भागों में, तो 1:1:4 m1 m2। और अगर q की बात करें 1:1 आता है या फिर 2:2, वो तो आ जाता है मिड पॉइंट। और अगर r के लिए बात करें तो इधर 3 टुकड़े आ गए, यानी कि 3:, इधर 1 बचा। ये ध्यान रखना, ये दोनों स्टार पॉइंट हैं। इन पे द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ध्यान रखना है, कितना होता है फॉर्मूला? समचतुर्भुज इसकी चारों भुजाएं बराबर हो तो 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, सीधा सूत्र याद रखना है, डायगोनल। उसके बाद में तीनों बिंदुओं के संरेख होने की या फिर तीनों बिंदुओं से मिलने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। 3 बिंदु है, उनको मिला रहे हैं, एक त्रिभुज बन रहा है। ए बिंदु है x1, y1, बी बिंदु है x2, y2, सी बिंदु है x3, y3। तो ये बना रहे हैं, तो इसका ये जो क्षेत्रफल होगा इस ट्राइंगल का, ये फॉर्मूला अपन को सीधा याद रखना है। क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, सीधा याद रखना है, सीधा सूत्र है। अच्छे से इसमें सही लिखा हुआ है, एकदम परफेक्ट। हो सकता है मैंने अभी गलत उच्चारण किया हो तो ये देख लीजिएगा, द इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में 3 बिंदु के संरेख होने की शर्त क्या है? त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल तीनों बिंदु संरेख हो। 3 बिंदु संरेख होने की शर्त, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अभी अपन ने जो फॉर्मूला लिखा था उसको बराबर 0 ले लेंगे। 1/2 को तो भूल जाओ, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, अभी मैं एकदम परफेक्ट सूत्र लिख रहा हूँ, x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। आपको सीधा ये याद रखना है। संरेख मतलब तीनों बिंदु क्या है? एक ही रेखा में, यानी इनसे कोई त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। तो इस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगता है। बाह्य विभाजन चैप्टर में नहीं है, देखना भी नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया, कट है। तो जितना पढ़ना है केवल वही पढ़ेंगे जिससे मार्क्स आ जाए। उसके बाद में आता है पाइथागोरस सूत्र, अच्छे से देख लिया है अभी पहले भी। ये ध्यान रखो, कोई भी समकोण त्रिभुज, ये केवल समकोण त्रिभुज में लगता है। चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय केवल और केवल समकोण में लगता है। तो समकोण त्रिभुज में अपन एक लेते हैं न्यून कोण, जो 90 डिग्री से छोटा हो, और एक होता है समकोण।
समकोण के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण, और थीटा के सामने हमेशा होता है लंब। बची हुई भुजा आधार हो जाती है। थीटा के सामने हमेशा लंब, समकोण के सामने हमेशा कर्ण, बची हुई भुजा आधार। तो इनके बीच में एक सूत्र होता है, उसको बोलते हैं पाइथागोरस सूत्र। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब निकालना है तो आधार उधर जाएगा माइनस, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार निकालना है तो लंब उधर जाएगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। सीधे फॉर्मूले भी याद रखना है। थीटा यानी न्यून कोण होता है 90 डिग्री से छोटा के सामने वाली भुजा लंब, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, बची हुई भुजा आधार। अच्छे से समझा दिया। उसके बाद में ये त्रिकोणमिति अनुपात, इसकी परिभाषा भी लिख देते हैं। समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजाओं के अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। यानी कोई भी दो भुजा, जैसे यहाँ पे कर दिया अपन ने लंब और कर्ण, इनका डिवाइड दे दिया, लंब और कर्ण का डिवाइड दिया तो क्या निकल के आ गया, साइन। इसी प्रकार लंब और आधार और कर्ण का डिवाइड दिया तो क्या निकल के आ गया, कोस। उसी प्रकार लंब और आधार का डिवाइड दिया तो टेन आ गया। उसी प्रकार इनका उल्टा, लंब और आधार का डिवाइड दिया तो टेन, तो आधार और लंब का डिवाइड दिया तो कोट निकल के आ गया। उसी प्रकार आधार और कर्ण का दिया था तो कोस, तो कर्ण और आधार का देते हैं तो सेक निकल के जाता है। लंब और कर्ण का दिया था तो साइन, तो कर्ण और लंब का डिवाइड देते हैं तो अनुपात को भाग भी बोल सकते हैं, डिवाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक ही बात होती है। उसका डिवाइड है तो ये कोसेक निकल गया है। अच्छे से समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। और इनके पूरे नाम भी लिखे हुए हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोसेकेंट। ठीक है, इसको कोटेंजेंट बोलते हैं, कोसेकेंट इसको बोलते हैं, ये ध्यान रखना। पूरे नाम आते हैं। उसके बाद में आ जाती है त्रिकोणमिति टेबल। द इम्पोर्टेंट टेबल है, इसको समझते भी हैं साथ में। कैसे, साइन वाली लाइन चाहो तो आप याद रख लो, पहले तो नाम याद रखना है लाइन से, क्यों इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी बनाइए। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। नाम इसलिए लाइन से याद कर रहा हूँ, इससे फॉर्मूले बनाएं। कैसे, साइन, कॉस, टेन, इनकी गुणा कर दी यू बना के, कॉट, सेक, कोसेक, सीधे 9 फॉर्मूले तैयार हो गए। 3 ये रहे इक्वल टू 1। और इसी प्रकार टेबल में भी हेल्प होने वाली है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इन 9 फॉर्मूले कैसे, ये अगर साइन निकालना हो, साइन क्या होगा, 1/कोसेक। अगर कोसेक निकालना हो 1/साइन। ये सारे फॉर्मूले आने वाले। कोस निकालना हो 1/सेक, और सेक निकालना हो 1/कोस। उसी प्रकार टेन निकालना हो 1/कोट। इस प्रकार ये फॉर्मूले निकल के आ गए। और लाइन से नाम याद रखने का फ़ायदा ये, इधर होता है 0 डिग्री, उसके बाद में 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। गिनती आती है तो गिनती याद रखनी है, 0, 1, 2, 3, 4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। उसके बाद में इस पूरे का ले लेना है अंडर रूट, इस पूरे का ले लेना है अंडर रूट। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई 0, 1/4 ये हो गया 1/4, यह आ गया था 1/4, 1 का अंडर रूट 1, 4 का 2। इसी प्रकार ये गया 2 से, तो 1/2 का अंडर रूट आया, 1 आ गया बाहर, अंडर रूट 2 रह गया नीचे। और ये आ गया अपने पास में 3/4 का अंडर रूट, तो अंडर रूट 3 बाहर, अंडर रूट में रहा, 4 का आ गया 2, 4 से 4 गया, अंडर रूट 1 बचा, अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है 1। तो ये साइन की टेबल याद भी रख सकते हो सीधी, और ये सॉल्व करके निकालने में मैंने बता दी है। उसके बाद में साइन आ गया 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। बाकी आता है इसका उल्टा। कॉस क्या होता है, इसको घुमा दो, ये वाला यहाँ पे, 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 ये वाला यहाँ पे। अच्छे से समझ लीजिए साथ साथ में। 1,
3/2, 1/2, 1/2, 0। उसके बाद में एक सूत्र याद रखना है आपको, tan बराबर होता है साइन बटा कॉस। tan क्या होता है? साइन बटा कॉस। जैसे ही अपन ने किया तो अपने पास में आ गया 0/1, कितना होता है 0। 2 से 2 गया 1/√3, 2 से 2 गया 1 बचा, 2 से 2 गया √3/1, √3/1/0 बचा अनंत। उसके बाद में कुछ नहीं, ये इसका उल्टा 0 यानी 1/0 कितना हो गया अनंत। ये 1/√3 है, उल्टा कर दिया √3/2। और उसी प्रकार 1 का 1 √3 है, 1/√3 अनंत। 0 का उल्टा क्या होता है अनंत, तो अनंत का उल्टा क्या होता है 0। उसके बाद में ये इसका उल्टा 1 का 1, 2/√3 था तो 3/√2 था तो 2/√3, 1/√2 था √2, 2/1 था 2। 0 का उल्टा क्या होता है भी था अनंत। उसके बाद में ये इसका उल्टा 0 का उल्टा क्या होता है अनंत। इसका हो गया 2, इसका हो गया √2, इसका 2/√3, 1 का उल्टा 1 होता है, 1 का उल्टा 1। अच्छे से समझिए इस सब चीज़ों को, ये टेबल समझ में आ गई होगी। उसके बाद में ये फॉर्मूले मैंने बता दिए, साइन कॉस टेन वाले यू बन रहे हैं, ये फॉर्मूले मैंने बता दिए। और ये ध्यान रखना है साइन थीटा कोस 90 - थीटा। साइन कोस होता है, कोस साइन होता है, टेन कोट होता है, कोट से टेन होता है, सेक कोसेक होता है, कोसेक सेक होता है। इसलिए लाइन से नाम साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इसलिए लाइन से नाम याद करने तो ज़रूरी है। ये फॉर्मूले थीटा आ गया तो यहाँ पे 90 - थीटा, थीटा आ गया तो 90 - थीटा। सीधे फॉर्मूले याद करने। इस चैप्टर में तो फॉर्मूलों के अलावा कुछ है ही नहीं। ये सारे फॉर्मूले मैंने समझा दिए। ये फॉर्मूला मैंने कहा था अभी काम में लिया था, टेन होता है साइन अपॉन कोट, तो कोट होता है कोस अपॉन साइन। ये स्टार फॉर्मूले ये पाइथागोरस से निकल के आते हैं। तो क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे अगर साइन निकालना तो कोस उधर जाके माइनस, और अगर कोस निकालना तो साइन उधर जाके माइनस। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब अगर मान लो अपन को tan निकालना तो 1 इधर जाके माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। और अगर 1 की वैल्यू निकालनी है तो सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार एक फॉर्मूला याद रखो, बाकी दो निकल के आ जाते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो ये 1 आया इधर माइनस, ताकि 1 कोसेक स्क्वायर थीटा -1 = कोट स्क्वायर थीटा। और अगर अपन ने कोट को इधर भेज दिया तो कोसेक स्क्वायर थीटा - कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो गया अपने अच्छे से। उसके बाद में जो चैप्टर है सिलेबस में वही कर रहे हैं। तो चैप्टर 8 के बाद में 9 नहीं है, 10 नहीं है, सीधा अपने कौन सा है चैप्टर 11। चैप्टर 11 किसी भी रेखा का m1 अनुपात m2 में विभाजित करते समय एक बिंदु से न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचते हैं और उस बिंदु से m1 + m2 संख्या में समान लंबाई के चाप काटते हैं। ये स्टार पॉइंट है, इसको समझते हैं। अगर अपन को लाइन दी रखी है AB और क्वेश्चन में बोल दिया m1 केवल लाइन है, क्या है रेखा है, इसको बोला m1 अनुपात m2 में डिवाइड करो। इससे लाइन बना दी और चाप कितने काटने हैं m1 + m2। यहाँ से A1 A2 A3 ऐसे करते करते m1 + m2 तक के चाप काटने हैं, ये ध्यान रखना। और अगर किसी त्रिभुज को m1 तथा m2 में विभाजित करना हो तो एक रेखा किसी एक आधार मानकर m1 तथा m2 में से जो बड़ा है उसे उतने चाप काटेंगे। इसमें ध्यान रखो m1 नए त्रिभुज का अनुपात है, m2 पुराने त्रिभुज का अनुपात है, ये ध्यान रखना। m1 नए त्रिभुज का अनुपात, m2 पुराने त्रिभुज का अनुपात है। स्टार पॉइंट है, अगर त्रिभुज हो तो जो बड़ा है उतने चाप काटेंगे। जैसे मान लिया अपन ने क्वेश्चन लिया m1 अनुपात m2 = 3:4 है, 3:4 है तो त्रिभुज बना लिया, इसको आधार मान लिया, इससे न्यून कोण बनाती हुई रेखा। अब जो बड़ा है उतने चाप कटेंगे, तो 4 चाप कटेंगे। m2 बड़ा है m1 से, 4 चाप काटेंगे। अब ये अपना A B C था, चाप का नाम क्या है यहाँ पे B है तो B1 B2 B3 B4। अब पुराने त्रिभुज का अनुपात क्या है, ये नए का है, ये पुराने का है। पुराना अपने पास में बना हुआ है तो लास्ट वाले को नीचे वाले को इससे मिलाएंगे। जो नीचे है या बाद में है उसको हमेशा C से मिला देंगे। उसके बाद जितने डिग्री का कोण ये है उतने डिग्री के इसको बनाएंगे और इस प्रकार से अपना त्रिभुज बन जाएगा। ये आगे प्रोसीजर है, सवालों में जब आएंगे तब सीखेंगे। ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है। वृत्त के अंदर किसी स्थित बिंदु से वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 0। वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा इससे स्पर्श नहीं खींची जा सकती, 0 स्पर्श रेखा, 0 स्पर्श रेखा। कोई वृत्त है
और इसके ऊपर कोई बिंदु है तो इस पर से स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है 1। तो वृत्त पर से स्पर्श रेखाओं की संख्या 1। वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है 2। ये वृत्त है, इसके बाहर एक बिंदु स्थित है तो इस पर से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है 2। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, स्टार पॉइंट है इसके तो ये पॉइंट ही रट लेना, एक मार्क्स के क्वेश्चनों में द हेल्प होने वाली है आपकी। वृत्त पर किसी खींची जा सकने वाली कुल स्पर्श रेखाओं की संख्या अनंत होती है। अब ये वृत्त है, बाहर से कितने भी बिंदु ले सकते हैं, कोई भी बिंदु से, तो टोटल अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं अपन। इसको टच करवाती हुई इन्फिनिटी लाइन खींच सकते हैं। अब क्या है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर यहाँ पे मान लो अपन वृत्त की त्रिज्याएं बना दें तो ये जो कोण होता है ये हमेशा 90 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना है। ये स्टार पॉइंट है, पूछते हैं वृत्त की जीवाओं के लंब समद्विभाजक वृत्त के केंद्र पर मिलते हैं, ये भी स्टार पॉइंट है। ये वृत्त होता है, ये इसकी जीवा जो इसको काटे, कोई भी जीवा ले ली, इनके लंब समद्विभाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेप्ट ये वृत्त के सेंटर ओ से निकलते हैं। उसके बाद में एक समकोण त्रिभुज के विकर्ण का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। इससे आधारित सवाल भी किया था अपन ने और अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में भी करेंगे। समकोण त्रिभुज है तो विकर्ण जैसे ए बी सी, अगर अपन को दे दिया ए सी बराबर 10 है तो इसका जो मध्य बिंदु होगा इसको डी मान लिया तो ये सभी से बराबर दूरी, ये भी 5, ये भी 5 और ये बी से भी कितनी दूरी पे होगा, बी से भी बराबर दूरी यानी 5 पे ही होगा, ये ध्यान रखना। समकोण त्रिभुज में विकर्ण का मध्य बिंदु तीनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर होता है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसका डायग्राम है। उसके बाद में वृत्त के केंद्र से डी दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने स्पर्श रेखा खींचने के लिए वृत्त के केंद्र ओ से डी दूरी पर रेखाखंड खींचकर ओपी का लंब समद्विभाजन करते हैं तथा समद्विभाजन बिंदु से d/2 त्रिज्या का एक और वृत्त खींचते हैं जो पहले वृत्त को mn बिंदुओं पर काटता है तथा mn बिंदुओं को p से मिला देते हैं और इस प्रकार स्पर्श रेखाएं प्राप्त होती है। 11वां पॉइंट पूरा का पूरा सवाल है। जैसे एक वृत्त है, इसका केंद्र O है और ये बिंदु बाहर P है, इससे अपन को इस पर स्पर्श रेखाएं, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन OP को मिलाते हैं, उसके बाद इसका लंब समद्विभाजन करते हैं। OP की दूरी थी D, लंब समद्विभाजन कर दिया तो ये अपने मान लो कोई n, ये अपने पास में कोई C पॉइंट आया है, इस पे हो रहा है तो ये हो गई d/2, ये हो गई d/2। अब प्रकार को d/2 का खोला और एक वृत्त बना दिया जो इस दोनों पॉइंट से गुजरेगा। ये नया वाला वृत्त पुराने वृत्त को 2 पॉइंट पे काट रहा है, कौन कौन से, m, n पर। ये दोनों क्या होगी, P से इस बिंदु पर स्पर्श रेखाएं। ये सवाल इस तरह से हल होता है। द इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में केवल इसी प्रकार का सवाल आता है। अब 11 के बाद में अपने पास चैप्टर में 12 चैप्टर नहीं है, 13 नहीं है, सीधा सिलेबस में दिया है 14 चैप्टर। 14 चैप्टर होता है माध्य। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सबका औसत। तो माध्य के लिए माध्यमान x कैसे निकालते हैं अपन, जैसे अपन को वर्ग दिया हुआ है कोई भी 10 से 20, 20 से 30, तो इनका x कैसे निकालता है, x निकालता है दोनों का जोड़ बटा 2, 10 + 20 बटा 2। इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा, यानी 30 बटा 2, इनका 15 निकलेगा। ये x का फॉर्मूला दिया हुआ है। उसके बाद में x निकल गया तो f × x यानी कॉलम निकालते हैं और सिग्मा x होता है यानी औसत, इसी को बोलते हैं सिग्मा x को बोलते हैं माध्य, इसी को बोलते हैं औसत। इसका फॉर्मूला पहला क्या होता है, सिग्मा fx बटा सिग्मा f, ये ध्यान रखना। उसके बाद में माध्य निकल गया। माध्य का एक और मेथड बोला है, इसमें इंट्रोड्यूस किया है कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि में क्या होता है, वर्गों से पहले x निकालना पड़ता है, x में से कोई एक संख्या a को अपन क्या माने हैं, कल्पित माध्य। उसके बाद में अपन को d निकालना पड़ेगा। d क्या होता है, x - a, d का कॉलम निकलेगा, सवालों में समझाऊंगा मैं अच्छे से। उसके बाद में उसमें f × x निकालते थे, यहाँ पे f × d की गुना निकालेंगे। उसके बाद में सीधा फॉर्मूला है x बार का a + सिग्मा fd बटा सिग्मा f। ये कल्पित माध्य विधि से माध्य है, सवाल और करवाएंगे। उसके बाद में आता है पग विचलन विधि।
पग विचलन विधि को भी अच्छे समझ लेते हैं। उसमें सेम प्रोसीजर है, एक्स निकालेंगे पहले, एक्स से डी निकालेंगे, डी के बाद इसमें यू निकलेगा। यू क्या होता है? एक्स माइनस ए बटा एच। एच है अपना वर्ग अंतराल, एच क्या है? वर्ग अंतराल। जैसे 10 से 20, 20 से 30 था ना, तो इनमें वर्ग अंतराल गैप कितने कितने का चल रहा है, तो एच बराबर 10, एच होता है गैप, तो एच आ गया 10, तो इससे यू का कॉलम निकाल लेंगे, फिर एफ इंटू यू निकाल लेंगे, इसको पग विचलन बोलते हैं। उसके बाद में माध्य का सीधा फॉर्मूला है ए एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। एच होता है वर्गों का अंतर, लिखा हुआ भी है। इसके बाद में आता है माध्य, तीनों मेथड से हो गया, उसके सॉरी हाँ माध्य हो गया। उसके बाद आता है बहुलक। बहुलक अगर सीधी संख्याएं दे हो, सबसे बड़ी बारंबारता एफ देखते हैं, उसमें वह F1 होगी। वो क्या होगी? F1। उसके ऊपर या उसके सामने का बहुलक वर्ग होगा, यानी कि जब अपन टेबल देखेंगे तब समझाऊंगा मैं तरीके से। सबसे बड़ी F क्या होगी? F1 हो जाएगी। और जैसे इस प्रकार से वर्ग आएगा, कोई टेबल आ जाएगी हमारे सामने, ये F, ये वर्ग, 10 से 20, 20 से 30, 30 40 से समझ में नहीं आता ना, 40 से 50, 10 इससे बड़ी हो जाती है। ये अपना बहुलक वर्ग, ये होती है F1, इसके ऊपर की होती है F0, नीचे की होती है F2, और ये होती है अपने पास में L, दोनों का गैप होता है H। 10 हो गया, ये ध्यान रखना है अपन को, ये मैंने समझा दिया है। अब इसमें बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग के ऊपर की F0, नीचे की F2, वर्ग अंतराल F। उसके बाद में सीधा फॉर्मूला याद रखना है, Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू H। ये फॉर्मूला है अपने पास में। लास्ट इसका बचता है माध्यक। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। माध्यक के लिए अपन को CF ज्ञात करनी पड़ती है। CF अपन जोड़ जोड़ के याद करते हैं। जैसे यही सवाल ले लेते हैं इसका, अगर ये तो बहुलक का था, इसी प्रकार का सवाल आया अपने पास में, वर्ग और F, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 10, 20, 15, 16। तो CF क्या होती है? पहला सेम, अगला तो 10 प्लस 20 यानी कि 30, अगला 30 प्लस 15 यानी कि 45, अगला होता है 45 प्लस 16 यानी कि 61। इस प्रकार से हो जाता है। ये CF आ जाती है। CF आने के बाद में n/2, यही क्या होता है? n होता है। n कितना हो गया? 61। n/2, 61/2, 30.5 से ठीक बड़ी CF देखते हैं। क्या देखते हैं? ठीक बड़ी CF। तो 30 से बड़ी ठीक बड़ी CF ये रही। ये अपना क्या होता है? ये अपना हो गया माध्यक वर्ग। क्या हो गया? माध्यक वर्ग। सवालों में और अच्छे से समझाएंगे, अभी केवल समझा रहा हूँ। अब ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L हो गई। उसके बाद में क्या? F, माध्यक वर्ग की बारंबारता F हो गई, और वर्ग अंतराल दोनों का गैप H कितना है? 10 का चला रहे हैं। H हो गया 10, ये रहा 10 का चला रहे हैं। उसके बाद में स्टार पॉइंट है, ये ध्यान रखना, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर की CF। तो CF ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। CF कितनी है? 30, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर की CF। अब जब सवाल करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ये इस तरह से माध्यक याद कर लेंगे। इस तरह का फॉर्मूला बनेगा, m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF इंटू F बटा F इंटू H। ये फॉर्मूला होता है। अब केवल फ्रैक्शनों यानी संख्या दी हो तो माध्य क्या होता है? जैसे मान लो अपन को क्वेश्चन यहीं पे ले लेते हैं, 2, 5, 7, 8 माध्य ज्ञात करो। इस तरह से संख्या दे दी तो प्रेक्षणों का योग 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 बटा प्रेक्षणों की संख्या 1, 2, 3, 4 हैं। इसी पर यहीं पे समझ लेते हैं तो फायदा रहता है। 7, 7, 14, 14 और 8, 24, 24/4, आंसर आ गया 6। इस प्रकार की केवल संख्याएं दी रखी हो तो उनका माध्य ऐसे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। और बहुलक क्या होता है? जो संख्या सबसे अधिक बार है वो बहुलक होगी। अगर इन प्रकार ऐसा ही सवाल आ गया 2, 3, 2, 2,
5,7। इनमें बहुलक क्या होगा? जो सबसे ज़्यादा बार है 2 हो गया इनका बहुलक। 2 क्या हो गया? बहुलक, क्योंकि 3 बार आया है। इसी प्रकार माध्यक के लिए अपन को ध्यान में रखना है, माध्यक पहले संख्याओं को आरोही क्रम में लिखते हैं, यानी पहले छोटी से छोटी आरोही क्रम में लिखते हैं, फिर संख्याओं को की संख्या विषम है तो n+1/2 पद माध्यक होगा। यदि संख्याओं में पदों की संख्या विषम है तो n/2 पद और उसका अगला पद जोड़कर उसमें 2 का भाग दे देंगे। ये सवाल करवाऊंगा तब अच्छे से दोनों समझाऊंगा। उसके बाद में x और f वाली सारणी में माध्य बराबर दोबारा रिकॉल किया हुआ है, माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। माध्यक में CF निकाल कर n/2 और CF देखेंगे, उसके सामने के कॉलम को x देंगे। बहुलक में सबसे बड़ी f देखेंगे, उसके सामने का कॉलम होगा माध्य माध्यक बहुलक में संबंध। इन चीज़ों को भूल भी सकते हो, सवालों में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। माध्य माध्यक बहुलक में संबंध क्या होता है? 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, आगे पीछे भी बोल सकते हैं। 3 माध्यक बराबर प्लस माध्यक है। उसके बाद में अपने आ जाता है लास्ट चैप्टर प्रायिकता। उसके बाद में लास्ट चैप्टर है प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या कहता है अपन को? प्रायिकता कहता है किसी भी घटना की घटित होने या न होने की संभावना प्रायिकता कहलाती है। पीई घटना के अनुकूल परिणाम, जैसे कोई घटना होगी, बट्टा कुल परिणाम। जैसे सिक्का उछाला, मेरे को चाहिए भारत, और उसमें 2 चांस है तो 2 हो गए कुल परिणाम भारत, या पैसे में से कुछ भी आ सकता है। और अनुकूल परिणाम मेरे को भारत चाहिए तो वो अनुकूल परिणाम यानी 1/2 उसकी प्रायिकता हो गई। प्रायिकता कभी भी 0 से कम या 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, अर्थात प्रायिकता सदैव 0 और 1 के बीच में होती है। प्रायिकता को पीछे लिखा जाए तो पी बराबर पी 0 के बराबर हो सकती है और उससे बड़ी होगी, और प्रायिकता 1 से छोटी होगी या उसके बराबर हो सकती है। पूर्ण रूप से निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। पूर्ण रूप से निश्चित क्या होना तय है, जैसे अगर आप ये 2 वीडियो कर लोगे तो आपको पास होना तय है, उसकी प्रायिकता कितनी है? 1। और आप दोनों वीडियो करने के बाद फेल नहीं होगे, अतः उसकी फेल होने की प्रायिकता कितनी है? 0। इस प्रकार एक ही प्रयोग में संबंधित सभी प्रायिकताओं का योग कितना होगा? 1। जैसे अब एक ही एक्सपेरिमेंट था आपका, फेल होना या पास होना, उसमें आप योग किया, पास होने की प्रायिकता 1 और फेल होने की 0, दोनों को ऐड किया, 0 + 1 तो क्या आया? 1। इस प्रकार यदि किसी घटना पीई है और होने की प्रायिकता तथा पीई उस घटना को नहीं होने की प्रायिकता है पीई बार। इसके ऊपर क्या लगाना है? पीई बार। तो पीई बार का फॉर्मूला होता है 1 - पीई, या आप इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हो, पीई प्लस पीई बार बराबर 1। दोनों एक ही बात है, आप इसे ऐसे लिखिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। उसके बाद में क्या है? सिक्कों से संबंधित एक सिक्के को उछालते हैं, कुल परिणाम कितना आता है? 2 आता है, या हेड या टेल। 2 सिक्कों को एक बार उछालो या एक सिक्के को 2 बार उछालो, कुल परिणाम आते हैं 4। कौन कौन से? HH, TT, HT, TH, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्कों को 1 बार उछालो, कुल परिणाम कितने आते हैं? 8। ये भी याद रखना है। HHH, TTT, HHT, TTH, इनको निकालने की ट्रिक बताता हूँ मैं। 8 परिणाम कैसे आते हैं? वैसे 4 कैसे आते हैं? तो ये या तो दोनों में भारत आ गए, या दोनों में पैसे आ गए, या फिर पहले में भारत दूसरे में पैसे, या फिर पहले में पैसे दूसरे में भारत। ये तो 2 सिक्कों के लिए था। किसके लिए था? 2 सिक्कों के लिए था। इसी प्रकार 3 सिक्कों में क्या होगा? इसको भी निकाल लेते हैं। 3 सिक्कों में मान लो तीनों में भारत आ गए, या फिर पहले 2 में भारत, तीसरे में पैसे। अब इसको आगे कर दो, यानी H इन दोनों ने जगह चेंज कर ली है, फिर इन दोनों ने जगह चेंज कर ली है, ये आ गए 4 इसके से उल्टे। H को T से बता दो, TTT, तो ये हो गया TTH, और ये हो गया THT, और ये हो गया HTT। इस प्रकार से 8 के 8 परिणाम लिखे जा सकते हैं। अलग की ट्रिक अलग अलग होती है, मैं इस ट्रिक से हमेशा याद रखता हूँ, तो आप भी किसी भी तरह से याद रख लीजिए। अब एक पासे को कुल एक बार उछाल रहे, कुल परिणाम होते हैं 6। इन दोनों को बोलते हैं एकांतर क्रम। HTH या THT को क्या बोलते हैं? एकांतर क्रम। अब भाज्य संख्याएं यानी जो केवल खुद के पाड़े में 3 होती है, 2, 3, 5। भाज्य संख्याएं केवल 2 होती है, 4 और 6। पूर्ण वर्ग संख्याएं भी 2 होती है, 1, 4। सम संख्याएं 3 होती है, 2, 4, 6। विषम संख्याएं भी 3 होती है, 1, 3, 5। समभाज्य संख्या केवल 1 होती है, वो होती है 2। ये तो एक पासे को उछालने का। अब 2 पासों को उछाल रहे हैं, 2 पासों को 1 बार उछाले या 1 पासे को 2 बार उछाले, कुल परिणाम 36। सिंपल टेबल है, अच्छे से
पहले क्या कर लीजिए, 1 से 6 तक गिनती लिख दीजिए ऐसे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में ऐसे गिनती लीजिए, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार आपको ये टेबल मिल जाएगी। ये कुल परिणाम 36 होते हैं। इन पे आधारित सवाल अपन करेंगे। ताश, ताश में कुल पत्ते होते हैं 52, ताश में कुल पत्ते 52, 26 होते हैं लाल, 26 काले, और लाल में भी 13 होते हैं लाल ईंट के, काले में 13 होते हैं चीड़ी के, इस प्रकार का सिंबल होता है, और 13 होते हैं हुक्म के। बड़े पत्ते होते हैं 16, कौन कौन से, 4 इक्के, 4 गुलाम, 4 बादशाह, 4 रानी। चेहरे वाले पत्ते होते हैं 12, इक्के के पास चेहरा नहीं होता तो केवल 4 गुलाम, 4 बादशाह और 4 रानी के पास क्या होता है, चेहरा होता है। इस प्रकार प्रायिकता ओवर। उसके बाद में क्लास 10th के रिगार्डिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला जो आपके काम आने वाले, जैसे मैंने आगे से वो दी थी ना टेबल, संख्या टेबल, उसी प्रकार ये भी है। किसी भी संख्या की पावर 0 कितना होता है, 1। किसी भी संख्या की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 10,000 की पावर 0, 1 करोड़ की पावर 0, हमेशा अगर ऊपर 0 है आंसर आएगा 1। अब अगर 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 है, ऊपर अलग अलग नीचे सेम है, तो 2 को एक बार लिखा, ऊपर वालों को ऐड कर दो, a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n, यानी कि 2 की पावर 5। इसी प्रकार 2 की पावर 3 भाग आ गया बीच में, 2 की पावर 2 तो माइनस हो जाता है, डिवाइड है तो बीच में माइनस, 2 की पावर 3 माइनस 2, 2 की पावर 1, ये डिवाइड वाले कंडीशन में। अब किसी की पावर माइनस में 1 होती है, उसका उल्टा कर दो। अगर किसी माइनस m है तो 1 अपॉन a की पावर m, a अपॉन b की पावर -1 उल्टा हो जाता है b अपॉन a, ये हो गया। अब a की पावर m पूरे की पावर n है तो a इंटू b की पावर mn हो जाता है, a की पावर mn, a की पावर m पूरे की पावर n, a की पावर mn हो जाता है, a की पावर mn। अब ये वाला, अब अलग अलग संख्याएं, a की पावर m इंटू b की पावर m, यानी नीचे संख्याएं अलग अलग, ऊपर पावर सेम है, तो संख्याओं का मल्टीप्लाई, ऊपर पावर लगा दी सेम। डिवाइड है, ऊपर पावर सेम है तो डिवाइड सिंपल और पावर एक बार लगा दी। -1 की अगर सम संख्या पावर है, यानी 2 बार 3 बार 2 बार 4 बार 6 बार अगर -1 है तो हो जाएगा प्लस का 1, और -1 की पावर विषम संख्या यानी 1 बार 3 बार 5 बार है तो वो आएगा माइनस का 1। उसके बाद में यही सेम चीज़ a बाई बी की पावर -m है तो ये उल्टा होकर b बाई a की पावर m बन जाएगा। ये तो छोटे फॉर्मूले। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट 1 2 3 3 फार्मूले तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, आपको कभी भी नहीं भूलने हैं पूरी लाइफ। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी हो सकता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होता है x स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, इसका ये रूप भी होता है, ज़्यादा काम में ये रूप आता है, इसमें ये रूप काम में है आपको ज़्यादा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर केवल ये वाला पढ़ रहा हूँ जो काम का है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी। ये फॉर्मूले ज़्यादा हार्ड है, बहुत कम दिखा जाता है और याद रखना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी और ब्रैकेट वाला निशान चेंज, तो ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3abc होता है ए प्लस बी प्लस सी की गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब 50 तक ये भाज्य संख्या मैंने लिख दी है, 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे करके मैंने 50 तक की भाज्य संख्या लिख दी। 100 तक की पूर्ण वर्ग संख्या 1 4 9 16 25 पूर्ण वर्ग संख्या, यानी उसी संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करके लाना, 36 49 64 81 और 100, ये मैंने लिख दिया। इसी के साथ अपने मैथ्स के द इम्पोर्टेंट नोट्स का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 भी जल्दी कल तक आपको मिल जाएगा। दोनों वीडियो देखिए और आपकी मैथ्स की तैयारी, कितने मार्क्स की बोली है मैंने बोला है 80 में से 60 मार्क्स। 80 में से 60 मार्क्स जो मैं क्वेश्चन लाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, केवल वही प्रैक्टिस करना है। 80 में से 60 यानी कि आपके 100 में से 80 मार्क्स से ऊपर आ सकते हैं, केवल 2 वीडियो बस अच्छे से करने हैं, इन्हीं क्वेश्चनों को करना है। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।